उसमें वुड हैव गिवन ही आएगा आपका, ठीक है। हाँ तो ए वुड हैव गिवन ही तो है। If you had two houses, if I would have given one to you. इसके अंदर आपसे ये वाला पूछा गया है कि इफ़ आई हैड टू हाउसेस, तो इसके अंदर नो एरर है। ये वाला सेंटेंस तो करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है ना। ये आपसे अगर आगे का पूछा होता तो आप आगे का आंसर करते। आपसे पूछे कि इस वाले सेंटेंस के अंदर क्या एरर है, तो इस वाले सेंटेंस के अंदर तो कोई भी एरर नहीं है। हाँ, मैंने नो एरर ही कर। हाँ, इस वाले सेंटेंस के अंदर एरर नहीं है। अगर वो पूरा सेंटेंस गिवन होता ना, इफ आई हैड टू हाउसेस आई वुड लाइक टू गिव यू वन, आई वुड हैव टू गिव यू वन एज समथिंग है, गिवन यू वन टू यू। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर आपसे अगर पूछा जाता कि इसमें से तीनों में से अगर आपसे पूछा था कि आई वुड हैव गिवन वन टू यू, इसमें क्या एरर है, तो इसमें जीरो नो एरर है। ऐसे आपका जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो सब इफ आई हैड टू हाउसेस, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर पूछा है कि क्या एरर है। प्रिंसिपल क्लॉज आपको दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग बताओ सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका सही है या गलत है। समझ में आया। तो अगर देखिए प्रिंसिपल क्लॉज भी इसको करेक्ट बन रहा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी करेक्ट बन रहा है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर आपको दूसरा कुछ और दे दिया था, टेंस कुछ और देते, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, कुछ और लगा देते, जैसे हमने देखा है कि अगर वो प्रेजेंट का अगर फ्यूचर प्रेजेंट में आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो प्रिंसिपल क्लॉज विल बी और इन फ्यूचर, यही है ना, हमने यही पढ़ा था उस दिन। तो अगर सबऑर्डिनेट अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर के अंदर नहीं होता सपोज, तो फिर ये वाला जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो गलत है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी कंप्लीट नहीं होगा प्रिंसिपल क्लॉज के बिना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आपको सबऑर्डिनेट का पूछा गया, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर कोई एरर नहीं है। समझ में आ गया। नो एरर ही तो है इसका क्वेश्चन आंसर। नहीं, आई वुड हैव गिवन, हाँ आई वुड हैव गिवन आएगा क्योंकि हमें वो दिखा रहा है पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन कि अगर मेरे पास दो घर होते तो मैं उसमें से आपको एक दे देता, तो पास्ट में अगर होता तो देता, तो पास्ट के एक्शंस जो अनफुलफिल्ड है ही नहीं तो देगा कहाँ से वो, ठीक है। अब हमने रूल नंबर 11 तक कर लिया था कि बुक्स का, कंट्रीज का, डिसीज के नेम्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। जैसे अगर हम बुक की बात करें, अगर हम किसी भी होली बुक की बात करें, ठीक है, कुरान इज अ होली बुक, ठीक है, रामायण इज अ होली बुक, महाभारत इज एन होली बुक, क्लियर। तो उसके साथ आएगी हमारी सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल समझ में आ गए। यूरोप इज अ वेरी बिग कंट्री, यूरोप में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, यूरोप सबसे बड़ी कंट्री है ना। हाँ कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर कंट्री जो, और एक कौन सी है, वेनिसिटी है शायद सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, एक कंट्री वेनिसिटी है, वियतनाम भी, हाँ ऐसे कुछ है कंट्री जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो वो उसके साथ जो भी कंट्री है या डिसीज है, गेम्स है या फिर बुक्स है, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 12 लिखो। देयर प्लस देयर के साथ क्या क्या लगा सकते हो आप, इज भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, वॉज, वर और विल बी, शेल बी, कुछ भी लगा सकते हो आप। अब आपको पता है कि देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हो, आर भी लगा सकते हो, वॉज, वर, विल बी, कुछ भी लगा सकते हो आप। बट वो पता कैसे चलेगा कि देयर के साथ इज आएगा, आर आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा या विल बी आएगा। तो जब देयर के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वाला जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ठीक है। देयर, इज, आर, वॉज, वर, विल बी प्लस सब्जेक्ट। तो जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिपेंड होगी सब्जेक्ट के ऊपर। इसको आप इस तरह से लिखोगे, देयर प्लस
इज आर, वॉज वर और विल बी प्लस सब्जेक्ट, और इसके ऊपर आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब किसके ऊपर डिपेंड होगी? आपकी सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल में होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब विल बी आर, वर। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, वॉज या फिर विल बी, तो आप प्लूरल के साथ भी आएगा और सिंगुलर के साथ भी आएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल, देयर इज अ वेल इन द विलेज। गांव में एक कुआं है, तो अ वेल का मतलब क्या है? एक कुआं है, तो एक सिंगल कुएं की बात कर रहे हैं तो हम इज लगाएंगे, सिंगुलर पर्टिकुलर सिंगुलर है। ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। लॉट ऑफ बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स, तो प्लूरल आ गया तो आर लगा दिया हमने। इज इट क्लियर? आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर हमने, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगाई है? हेल्पिंग वर्ब। ये चाहे आपका सब्जेक्ट पहले दे रखा हो या आपका सब्जेक्ट बाद में दे रखा हो, आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगानी है। ठीक है, फिर देयर वर नॉट मेनी ग्रेट किंग्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो ग्रेट किंग्स की बात की गई है, तो किंग्स प्लूरल में है तो उसके लिए वर लगा दिया हमने, और वो पास्ट में है कि इंडियन हिस्ट्री में कुछ बहुत सारे ग्रेट किंग्स नहीं रहे हैं। आप लिख नहीं रहे? क्यों? जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो याद कैसे आएगा? एक एग्जाम्पल तो लिख लो एटलीस्ट। अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ ना, आपको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए वो चीज। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो वर्ब को डिसाइड करेगी। क्लियर? चाहे सब्जेक्ट बाद में हो या सब्जेक्ट पहले हो, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेन मोटिव क्या है कि आपका जो वर्ब रहेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगी, भले उसके अंदर आगे मैनी आ जाए, एवरीवन आ जाए, नो वन आ जाए, वो भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे नो वन हो गया, एवरीवन हो गया, ईच हो गया, इसके साथ भी आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होगी। मैनी के साथ आपकी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी। प्लूरल नाउन है मतलब मैनी जहाँ पे भी आ जाएगा वहाँ पे प्लूरल नाउन है तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी के साथ आपकी सिंगुलर नाउन आ गया तो आपकी कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। तो मतलब जो प्लूरल नाउन है और जो सिंगुलर नाउन है वो आपका सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? जो प्लूरल नाउन या प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन है वो आपका सब्जेक्ट बनेंगे। बाकी सब तो आपको दे रखा है कि नॉर्मली कि गुड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ यू, ठीक है, नॉट डूइंग वेल। इज इट क्लियर? तो आपका जो प्लूरल आएगा वहां पे ईच और एवरी है, जैसे हमने पढ़ा था ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन है तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी। ईच के बारे में बात करें तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करें तो ईच का मतलब ये भी है कि सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, इसको आपको समझना है। इज इट क्लियर? रूल्स ऐसे याद नहीं होंगे जैसे आप अगर सोच रहे हो कि मैं सिर्फ रट्टा मार लूं, या वैसे नहीं होंगे रूल्स। आपको उसको माइंड में उसका कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि हर एक वर्ड क्या कह रहा है। समझ में आया? अब रूल नंबर 13, प्रिंसिपल क्लॉज ब्रैकेट नाउन या प्रोनाउन, प्रिंसिपल क्लॉज में नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे ही बनता है। प्रिंसिपल क्लॉज उसके अंदर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर हु, विच और दैट। प्रिंसिपल क्लॉज अगर स्टार्ट होता है हु, विच और दैट के साथ, और प्रिंसिपल क्लॉज के अंदर नाउन और प्रोनाउन आते हैं, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर जो वर्ब लगेगी वो लगेगी प्रिंसिपल क्लॉज के प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? बताऊं दोबारा? क्लियर हो गया ये कि जो प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी किसके अंदर? सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर। अब एग्जांपल, आई हैव अ प्रॉब्लम, प्रिंसिपल क्लॉज है, आई हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है, तो आई हैव, तो आई मतलब मेरे को है, और प्रॉब्लम सिंगल प्रॉब्लम है, ठीक है, विच इज कॉम्प्लिकेटेड,
विच इज कॉम्प्लिकेटेड। प्रॉब्लम क्या है, सिंगल है। अगर आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव प्रॉब्लम्स, और थोड़ी ना आएगा फिर बीच में। आई हैव अ प्रॉब्लम विच इज कॉम्प्लिकेटेड, विच इज कॉम्प्लिकेटेड इज योर सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आई हैव अ प्रॉब्लम मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम मतलब एक प्रॉब्लम, मेरे को एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम है तो इसलिए इज लगाया। अगर आता आई हैव प्रॉब्लम्स, आई हैव प्रॉब्लम्स, तो विच आर कॉम्प्लिकेटेड आती, क्योंकि प्रॉब्लम्स है। अ प्रॉब्लम मतलब एक सिंगुलर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इज इट क्लियर? तो उसके प्रिंसिपल क्लॉज के जो नाउन और प्रोनाउन है उसके ऊपर सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब है वो डिपेंड करती है। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रॉब्लम है, जो मेन है दिक्कत। सब्जेक्ट मतलब एक तरह से जो काम, जो दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे ही इज माई सर्वेंट हु डैश जस्ट अपोजिट व्हाट आई से। ही इज माई सर्वेंट, ठीक है, हु डैश जस्ट अपोजिट व्हाट आई से। पहले तो बताओ प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अब आपको ब्रैकेट में दे रखा है डू और डज। अब बताओ जो फिलअप है उसके अंदर डू आएगा डज आएगा, डज आएगा, क्योंकि आई ही इज माई सर्वेंट, तो सिंगल सर्वेंट की बात हो रही है, तो सिंगल सर्वेंट की बात हो रही तो डज आएगा। आपको ऑप्शन में ऐसे दिए जाएंगे डू है या डज है। इज इट क्लियर? तो आपको सिंगल उसकी बात की गई, डू दिया या फिर डू और डज। क्लियर? आई हेल्प दोज हु डैश हार्ड वर्किंग, आई हेल्प दोज हु डैश हार्ड वर्किंग। योर ऑप्शंस आर इज और आर। आर, दोज के साथ आर। दोज मतलब मैं सिर्फ उन्हीं लोगों की हेल्प करता हूं, उन्हीं लोगों की हेल्प नहीं करता, उन्हीं लोगों की हेल्प करता हूं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आर आ गया। इज इट क्लियर? रूल नंबर 14, मोर देन वन, टू, थ्री, मोर देन वन, अगर कोई चीज एक से ज्यादा हो, ठीक है, तो और सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। इज इट क्लियर? और अगर मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 XYZ इन्फिनिटी तो कुछ भी आ जाए तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर सिर्फ मोर देन वन हो, उसके साथ सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। मोर देन 2 के अलावा इन्फिनिटी तो कोई सा भी नंबर हो, उसके साथ प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है। इसके अंदर एक और है, इसी का एक और सब पार्ट है, वो लिखो, मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। देन वन प्लस प्लूरल वर्ब। देखो पहले वाले के अंदर क्या था, मोर देन वन एक साथ है, उसके बाद से प्लूरल नाउन है या प्लूरल वर्ब है, ठीक है, या फिर सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इसका सब पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या है कि मोर के साथ अगर प्लूरल नाउन आती है और उसके बाद देन वन आता है, देन आता है, देन वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, वट एवर हो, तो उसके साथ वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी। अब उसके अंदर प्लूरल, अगर देन वन भी होगा तो भी प्लूरल वर्ब आएगी। इज इट क्लियर? कि मोर के बाद प्लूरल नाउन है, उसके बाद फिर देन वन हो, टू हो, थ्री हो, वट एवर द नंबर इज, उसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स बोलती हूँ। मोर देन वन क्वेश्चन डैश सॉल्व्ड, मोर देन वन क्वेश्चन डैश सॉल्व्ड। ऑप्शन इज वॉज और वर। वॉज, क्योंकि इसके अंदर मोर देन वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अ सिंगुलर नाउन, क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर नाउन है, और क्वेश्चन आते तो प्लूरल नाउन हो जाता, क्वेश्चन आता प्लूरल नाउन होता तो प्लूरल वर्ब आती वर,
पर इसमें सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी. इज इट क्लियर? और मोर देन वन ही है आगे. मोर देन 3 आंसर्स डैश करेक्ट. मोर देन 3 आंसर्स डैश करेक्ट. वॉज और वर? वर. मोर देन 3 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया, और आंसर्स प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगी उसके साथ. इज इट क्लियर? पहले वाले क्लियर हो गया. नेक्स्ट वाला जो इसका सब पार्ट करता है उसका एग्जाम्पल. मोर बॉयज देन वन डैश मिस्चीफियस. वॉज और वर? वर. मोर के बाद प्लूरल नाउन बॉयज, और फिर देन के बाद चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, और फिर प्लूरल वर्ब. यही पढ़ा था हमने रूल के अंदर. इज इट क्लियर? अब उसके बाद ये रूल हो गए यहाँ पे कंप्लीट. 14 रूल्स हमने पढ़े हैं अभी. इस अभी कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में इसको रिकैप्चुलेट करेंगे हमने कौन कौन से रूल में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए. क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो फ्रैक्शंस. इसी का ही पार्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर. रीजनिंग के क्वेश्चंस करे थे 40? नहीं लगा है ऐप पे जो दिए थे? वन टाइम टेस्ट है वो, दोबारा नहीं खुलेगा. अभी मत खोलो, फिर बाद में ही खोलना. अगर ना खुले तो बताना. ओके चलो स्टार्ट. और सर से मिलके जाना आप लोग. हाँ जी, फ्रैक्शंस आप लोगों ने पढ़े. फ्रैक्शन क्या होता है? हाँ, मैथ्स वाला फ्रैक्शन. एक्स अपॉन में वाई पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है फ्रैक्शन, विच वेयर क्यू इज नेवर इक्वल टू 0. यही चीज पढ़ी हम सब ने. ठीक है, अब फ्रैक्शन हो गया. मतलब अगर एक सर्कल है, इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो ये हाफ बोलूंगी, इसको ये हाफ बोलूंगी. ठीक है, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसको 1/4, 1/3, 1/2. ठीक है, ये भी 1/2 ही रहेगा, हाफ ही रहेगा उसका भी, है ना. तो यही रहेगा, यही वाले हिस्से बनेंगे. अगर मैं फ्रैक्शन में बनाऊं अपना ये वाला तो ये हाफ. ठीक है, और अगर मैं ये वाला हिस्सा बनाऊं तो ये 1/4. मैं ये वाला हिस्सा बनाऊं तो ये 3/4. 3 हिस्से आ रहे हैं इसके अंदर. ठीक है, और अगर मैं पूरा बनाऊंगी तो 1. ठीक है, ये फ्रैक्शन के अंदर 3 हिस्से बनते हैं. और 1/3 कौन सा हिस्सा बनेगा इसका? 1/3. 1/3 का मतलब क्या होता है कि मैंने किसके कितने पार्ट करे हैं? सिर्फ 3 ही पार्ट करे हैं. तो मेरा ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? 1/3. ठीक है, ये चीज समझ में आई. अगर अब मैं बोलूंगी 1/2 ऑफ द मैंगो डैश रोटन, 1/2, तो एक का आधा हिस्सा जो है, मतलब अगर मैं देखूं कि ये पूरा एक है, इसका आधा हिस्सा जो है वो खराब हो गया है, तो इसमें वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि एक का ही आधा हिस्सा खराब हुआ है. तो 1 क्या है आपका? कार्डिनल नंबर है. 1 2 3 4, ये दिस इज योर कार्डिनल नंबर. ठीक है, और हाफ क्या है आपका? ऑर्डिनल नंबर है. कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर पता है ना? कार्डिनल नंबर इज योर नंबर सीरीज जो हो गया, जो आपकी नंबर्स में चलते हैं. और एक तरह से हाफ, 1/4, 1/4, 3/4, ये सारे नंबर हो गए आपके ऑर्डिनल नंबर. ठीक है, अब इधर देखो, मैंने बोला है कि 1/2 ऑफ द मैंगो,
वन हाफ ऑफ द मैंगो डैश रोटन। तो आपकी जो ये वर्ब है ना, ये वाली जो वर्ब आएगी, ये वर्ब किसके ऊपर डिपेंड होगी? इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन योर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। वन हाफ, एक का आधा, मतलब किसी एक चीज की बात हो रही है और उसके आधे की बात हो रही है, तो सिंगुलर नाउन आएगा, दैट इज। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इज, आर, वॉज, वर, वट, ठीक है। समझ में आया? अगर मैं बोलूंगी 1/4 ऑफ द मैंगो डैश रोटन, देन सिंगुलर आएगा, क्योंकि एक का ही चौथाई हिस्सा लिया रहा है, मतलब बात तो हम एक ही कर रहे हैं ना, तो एक का चौथाई हिस्सा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अभी वो भी बता रही हूं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 3/4 ऑफ द मैंगो डैश रोटन, क्यों? बताओ। वो जो रूल्स थे वो तो थे ही ना, ये अलग है। एक तो आपका जो वर्ब डिपेंड करेगी वो इसके ऊपर करेगी, और दूसरा करेगी इसके ऊपर। यहां पे क्या है? मैंगो, एक मैंगो का आधा हिस्सा खराब हो गया, एक मैंगो का चौथाई हिस्सा खराब हो गया। इधर 3/4, अब देखो यहाँ पे एस लगाओगे, एस लगा हुआ है तो आप आर करोगे इसको, ठीक है, क्योंकि 3/4 ही लिखा जाता है, ठीक है। ऑफ द मैंगो, यहाँ पे क्या है? मैंगो, मतलब एक ही मैंगो का, अगर एक मैंगो को मैं 4 स्लाइस में डिवाइड करती हूँ तो उसमें 3/4 मैंगो, मतलब 3 स्लाइस जो हैं वो खराब हैं। तो एक ही मैंगो को कर रही हूँ ना मैं, समझ में आया? तो एक ही मैंगो को काट रही हूँ। यहाँ 3/4 आ जाए, ठीक है, चाहे 1/3 आ जाए, तो अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर ही रहेगा। और आपको ये भी देखना है साथ में स्टेटमेंट के अंदर कि एक ही मैंगो के हिस्से हो रहे हैं ना। अगर एक मैंगो के हिस्से नहीं हो रहे, ज्यादा मैंगो के हिस्से हो रहे, तो फिर इसके अंदर नाउन सब जो वर्ब है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ पे डाउट किसी को? या अभी तक हम एक मैंगो की बात कर रहे हैं, चाहे 1/3 ऑफ द मैंगो, तो नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं 2/3 ऑफ द मैंगो डैश रोटन इज, क्योंकि मैंगो एक ही है, उसी का ही 2/3 पार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब मैं बोलूं 2/3 ऑफ द मैंगोज डैश रोटन आर मैंगोज, ठीक है, कि अगर जितने भी मैंगो पड़े हैं, जैसे सपोज करो इसके अंदर 15 या सपोज 15 मैंगो पड़े हैं, तो 15 मैंगो का 2/3 पार्ट, इस 15 मैंगो सपोज ये सारे, इसके 2/3 पार्ट, टोटल 15 मैंगो का 2/3 पार्ट क्या हो गया? खराब। टोटल 2/3 पार्ट ऑफ द मैंगोज आर रोटन, मतलब टोटल जितने मैंगोज थे, मैंगोज मतलब बहुत सारे मैंगोज हैं, तो उसका टोटल जितना पार्ट हो गया, 2/3 पार्ट है, तो वो खराब हो गए। इज इट क्लियर? अगर मैं 15 मैंगो लेती हूँ, सपोज 12 मैंगो ले रही हूँ, मेरे पास टोटल 12 मैंगो है, तो 12 मैंगो का अगर मैं 2/3 पार्ट निकालूंगी तो कितने मैंगो आएंगे? 8 मैंगोज, तो 8 मैंगोज खराब हो गए। 2/3 पार्ट निकालना आता है 12 मैंगो का? कैसे निकालोगे? हाँ, ठीक है, 12 इंटू 2/3, तो 3/4 4 2 8, तो 8 मैंगोज हो गए खराब। ऐसे हम 15 का निकालेंगे, उतने मैंगो हमारे खराब हो गए, 12 में से 8 मैंगो खराब, तो 4 मैंगो हमारे सही हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब 1/2 ऑफ द मैंगोज डैश रोटन, 1/2 ऑफ द मैंगोज, ये चीज समझ में आ गई? ये फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया? एक तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही मैंगो की बात हो रही है, ये कैसे पता चलेगा?
नाउन से, कि नाउन अगर सिंगुलर है तो एक ही मैंगो की बात हो रही, नाउन अगर प्लूरल है तो दो और बहुत एक से ज्यादा मैंगोज की बात की जा रही है। यहाँ मैंगो आया कुछ भी आया, एक चीज ध्यान रखना, विमेन में और मैन में पता है डिफरेंस सिंगुलर प्लूरल का? प्लूरल के अंदर मैन के अंदर विमेन के अंदर ई आ जाता है, WOMEN और MEN वो प्लूरल में कंसिडर्ड होगा, और सिंगुलर में MAN और WOMAN, ये ध्यान रखना। उसके अंदर सिर्फ वही ई और ए का फर्क आएगा, और वो सबसे ज्यादा आता है क्योंकि बच्चे वहां पे गड़बड़ कर देते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। ये यहाँ पे फ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया इसी का ही, ठीक है, ये सिंपल था। या ऐसे भी आ सकता है यहाँ पे कि 1/2 ऑफ द डजन मैंगो इज आएगा या आर आएगा, तो आर। डजन मतलब 12 मैंगो का, सपोज मैंगो डजन में नहीं आते, बनाना का 12 बनाना का आधा हिस्सा खराब हो चुका है, तो आधा हिस्सा मतलब 12 में से 6, एक से ज्यादा की बात हो रही है तो एक से ज्यादा तो उसमें आर आ जाएगा। ये भी ध्यान रखना, डजन में आ जाए, ठीक है, या केजीज में आ जाए, कुछ भी आ जाए तो वहां वो प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, बोलो, क्यों? अच्छा, समझ में आ गया ये वाला फ्रैक्शन वाला। नेक्स्ट, रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब एक सेंटेंस के अंदर आर्टिकल डिटरमिनर जो हमने पढ़ा था, कि जब हम एक सेंटेंस के अंदर 2 बार आर्टिकल का यूज करते हैं, इट मीन्स इट शोज द 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। 2 डिफरेंट आइडेंटिटी आएगी तो 2 पर्सन है, राइट। अगर हम दोनों के लिए एक ही आर्टिकल का यूज करते हैं तो कितनी आइडेंटिटी है? एक, तो उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो वहां पे वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। यही चीज हमने पढ़ी थी उस टाइम पे भी। अब देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो टीचर एंड फिलोसफर डैश कम। ऑप्शन है हैज और हैव, हैज आएगा ऑप्शन में, क्योंकि द टीचर एंड फिलोसफर है, तो मतलब टीचर भी वही है और फिलोसफर भी वही है, तो एक ही आइडेंटिटी की बात कर रही हूं, तो यहाँ पे नाउन वर्ब कौन सी आ जाएगी? सिंगुलर। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल मतलब अगर एक आर्टिकल रिपीट हो रहा है तो वो प्लूरल बन जाएगा, अगर एक आर्टिकल सिंगल बार आ रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। इज इट क्लियर? अगर मैं बोलूं द टीचर एंड द फिलोसफर डैश कम, तो क्या आएगा? हैव, क्योंकि द टीचर इज डिफरेंट आईडी एंड द फिलोसफर इज डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है। द टीचर एंड द फिलोसफर डू द रिसर्च वर्क, डू आएगा उसके साथ क्योंकि दोनों है, प्लूरल है ना, द टीचर एंड द फिलोसफर, क्लियर। तो टीचर और फिलोसफर दोनों चीजें हैं। इज इट क्लियर? A set of books dash been given to the students. A set of books dash given to the students. Has or have? A set of books क्या आएगा? Has, क्योंकि एक ही सेट है बुक्स का, जैसे आप लोगों को बुक्स मिली है नीचे से, तो एक ही सेट मिला है ना हर एक बच्चे को। एक सेट का मतलब है उस एक सेट के अंदर सपोज 15 बुक्स है तो वो एक ही सेट ना, ठीक है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स डैश प्रेजेंट इन द पार्टी, वॉज और वर?
वॉज अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी क्या है, एक ही है, इज इट क्लियर? अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स वॉज और वर शाइनिंग इन द स्काई, वॉज, कॉन्स्टिलेशन भी एक है, गैलेक्सी भी एक है, स्टार्स बहुत सारे हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में अगर बोलूं तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज वॉज या वर स्टडिंग, वॉज, क्योंकि ग्रुप तो एक ही है ना, उसके अंदर कितने भी स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल डैश वेटिंग आउटसाइड, वॉज और इज और आर, इज। अ क्राउड ऑफ पीपल, पीपल मतलब लोगों का झुंड या लोगों की भीड़ बाहर वेट कर रहे हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको नाउन प्लूरल दे रखा है, नाउन प्लूरल, सिंगुलर वर्ब कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब देखो हमने इसमें सब में देखा सिंगुलर वर्ब यूज हुई है ना, हैज है, वॉज है, इज है, जो कुछ भी है आपका सिंगुलर वर्ब है। आपकी सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, वो कहाँ यूज होगी, जब प्लूरल प्रोनाउन दे रखा है बट वो एक ग्रुप में दे रखा है। जैसे अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बुके, बुके के अंदर क्या है, बुके ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ही तो है, अ बंच ऑफ फ्लावर्स ही तो है, पर है तो एक ही बुके ना, वो समझ में आया। तो प्लूरल नाउन है और सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब एग्जांपल में क्या लिखवा देती हूँ कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं। अ चेन ऑफ कुछ भी लगा दो इसके पीछे तो वो सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अ सेट ऑफ, जैसे भी हमने पढ़ा सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। अ हर्ड ऑफ शिप्स, पढ़ा है हमने, अ हर्ड ऑफ शिप्स। अ टीम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट टीम है। अ टीम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की टीम में, क्रिकेट की टीम में कितने सारे बंदे होते हैं, उसके साथ वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर, और नाउन कैसा है ये, प्लूरल, ठीक है। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ, ये भी तो प्लूरल नाउन है कि एक ही क्लास की बात कर रही हूं, उसके अंदर कितने भी स्टूडेंट्स हो। अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ बैच ऑफ, क्योंकि 220 अगर मैं बोलूं 25 26 का एक ही तो बैच रहेगा। अ गैंग ऑफ, अ बॉन्ड ऑफ, अ क्लस्टर ऑफ, ठीक है। मतलब इसमें हम ग्रुप में बात करेंगे, जो प्लूरल नाउन आएगा ना वो सभी स्टूडेंट्स को, सभी चीजों को एक ग्रुप के अंदर ही शो करेगा, क्लियर। तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जो प्लूरल नाउन बहुत सारी चीजों को एक सिंगुलर ग्रुप के अंदर शो करता है उसके साथ वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। इज इट क्लियर? आपके वो 14 रूल्स हो गए थे, एक रूल और रह गया उसके अंदर, रूल 15, रूल नंबर 15। इसके आगे लिखो क्योंकि उस रूल 15 के लिए आपको पीछे जो फ्रैक्शंस और जो रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल है ना वो पढ़ना जरूरी था, ठीक है। इफ gerund and infinitive used as a subject, तीन रूल और हैं भाई। gerund और infinitive को एज अ सब्जेक्ट अगर हम यूज करते हैं, मैंने आपको लास्ट पहले भी लिखवाया था gerund और infinitive लिखवाया था ना, नाउन और एडजेक्टिव टाइप समथिंग, एक बार चेक करो क्या लिखवाया था। स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में लिखवाया है। फ्रेजेस में था ना gerund, तो gerund एक तरह से उसको हम नाउन बोलेंगे, यही करा था हमने, फ्रेजेस वाले टॉपिक में था। ये फ्रेज वाला टॉपिक किस टॉपिक के बाद था हमारा,
ठीक है, इन्फिनेटिव जिरेंट हो गया आपका नाउन और इन्फिनेटिव। ठीक है, जिरेंट को हम एक तरह से नाउन बोलते हैं। तो अभी आ गया इफ जिरेंट एंड इन्फिनेटिव यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। अगर हम जिरेंट को और इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब के थ्रू फॉलो किया जाएगा। जिरेंट और इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट अगर यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे जिरेंट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने पढ़ा था, एक्टिव वॉइस के अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर उसको चेंज कर दिया था, और इन्फिनेटिव के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहां पर हमने इन्फिनेटिव और नॉन इन्फिनेटिव वाले पढ़े थे ना, फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आपका टू आ रहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, याद हो तो, अटेंडेड, यू केम टू अटेंड द क्लास। ये पढ़ा था हमने एक एग्जाम्पल, पहले वाला एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ जो हमने लास्ट पहले पढ़ा था जब जिरेंट इन्फिनेटिव के बारे में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हमने जब पढ़ा था। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आपकी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। तो आपको पहचान, एक तो जिरेंट की और इन्फाइनेटिव की वो क्या है, पहचान क्या है, इन्फाइनेटिव वर्ब्स वो होगी जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इन द सेंस नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, और जिरेंट में आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, प्लकिंग द फ्लावर डैश प्रोहिबिटेड, फूलों को तोड़ना मना है। तो प्लक मतलब प्लक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लग गया, तो ये क्या है, जिरेंट है। अब जिरेंट इसमें सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जिरेंट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जब पहला वर्ड क्या है, प्लकिंग द फ्लावर्स डैश प्रोहिबिटेड, तो प्लकिंग मतलब प्लक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो जिरेंट बन गया। तो जिरेंट के साथ अब सिंगुलर वर्ब आती है, इज आएगा और आर आएगा, इज। तो प्लकिंग के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। तो फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो इसके अंदर क्या है, जिरेंट। जिरेंट की पहचान है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर सब्जेक्ट में आ जाता है। और इन्फिनेटिव की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टू टीच द चिल्ड्रन डैश नॉट अ चाइल्ड प्ले, टू टीच द चिल्ड्रन डैश नॉट अ चाइल्ड प्ले, इज और आर, इज। टू टीच मतलब ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ भी कौन सी फॉर्म वर्ब आती है, सिंगुलर। इज इट क्लियर, जिरेंट और इन्फिनेटिव का समझ में आ गया। रूल नंबर 16, when two same nouns are combined by a preposition, then both the nouns will be singular and followed by a singular verb. इसमें बोला है अगर दो सिमिलर नाउन, दो नाउन है और एक जैसे ही है, मतलब अगर मैं कोई भी दो नाउन लेती हूँ, राधा, राधा एंड राधा, जैसे दो लड़कियों का नाम सेम है, राधा एंड राधा वॉज प्लेड बोल दूंगी, क्योंकि राधा आफ्टर राधा वॉज प्लेड, या गेम आफ्टर गेम वॉज प्लेड। तो दो नाउन है, दो नाउन किससे कंबाइन है, एक प्रेपोजिशन से, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, और दोनों नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। इज इट क्लियर, जैसे गेम्स आफ्टर गेम वॉज प्लेड, गेम आफ्टर गेम मतलब गेम के बाद गेम खेली गई है, तो गेम इज अ नाउन, प्रेपोजिशन आफ्टर, देन अगेन अ नाउन, सिंगुलर नाउन है दोनों, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, शिप आफ्टर शिप डैश रीच्ड द पोर्ट, हैज और हैव, हैज। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन combined with preposition, then the verb will always be a singular. Is it clear? ये हो गया। अब नेक्स्ट डालो, रूल नंबर 17 लिखो, when the two nouns and pronouns are combined by or,
जब दो नाउन या दो प्रनाउन को हम और के साथ कंबाइन करते हैं तो वर्ब विल बी एज पर द नियर सब्जेक्ट, मतलब जो सेकंड वाला सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी। हमने ये वाला पहले भी पढ़ा हुआ है, ये वाला रूल वही रिपीटेड ही है एक तरह से, ये रिपीट रूल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि ये दोबारा लिख दिया गया है। कौन सा वाला नाउन पढ़ा था हमने? ये वाला हमने एक चीज पढ़ी थी ना कि एंड आ जाएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर और आ जाएगा तो सिंगुलर आएगा, ये हमने पढ़ा था। एंड और वाला केस ये हमने रूल नंबर 3 के अंदर देखा था कि एंड आएगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, और अगर और आएगा तो सिंगुलर आएगा, क्योंकि दोनों में से एक की चॉइस है। यही चीज देखी थी हमने कि दोनों में से ये वाला हमने करा नहीं है, ये हमने लास्ट क्लास में वैसे नॉर्मली पढ़ लिया होगा और का मतलब क्या है, आर्टिकल में हमने पढ़ा था। लिखा हुआ है ये, कौन सा रूल है ना? ऐसे लिखा है, फिर यही वाला रूल है कि अगर दो नाउन या प्रनाउन और के थ्रू कंबाइन है, उसके अंदर ना स्पेसिफिकली एंड वाला दे रखा था रूल नंबर 2 के अंदर, और मैंने और का बता दिया था आपको वहीं पे कि और वाला जो होगा दोनों में से कोई एक चॉइस होगी, यही बताया था ना मैंने कि दोनों में से एक होगी। वुड यू लाइक टू प्रेफर टी और कॉफी? ठीक है, तो दोनों में से कौन सी प्रेफर करना पसंद करो, टी और कॉफी, मतलब दोनों में से कोई एक चॉइस है, और एंड का मतलब है दोनों। ठीक है, तो जब दो नाउन और प्रोनाउन कंबाइंड होते हैं और से, तो वर्ब जो होती है वो नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। नियर वाला सब्जेक्ट मतलब जो सेकंड वाला सब्जेक्ट रहता है, जैसे यू और आई डैश नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक, एम आएगा आर आएगा? यू और आई डैश नॉट गोइंग ऑन अ पिकनिक, तो क्या आएगा? यू एम आएगा आर आएगा? क्यों? और आए जो वर्ब आएगी वो नियर सब्जेक्ट के पास आएगी, जो उसके वर्ब से पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगी। अगर जैसे आई है तो एम आ गई वर्ब, ठीक है। अगर आई एंड यू आया तो वर्ब क्या आएगी? आर। इज इट क्लियर? डैश ही और हिज फ्रेंड्स कम, हैज और हैव? हैज, क्योंकि ही के साथ आएगी, क्योंकि ही और हिज दे रखा है ना, डैश पहले, मतलब एक क्वेश्चन फॉर्म में बोल रखा है, पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर ही और हिज है, तो ही और हिज के साथ, ही के साथ आएगी वर्ब जो आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो नियर वाला सब्जेक्ट कौन सा है? ही है, तो ही के अकॉर्डिंग सिंगुलर आएगी, तो हैज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखो स्प्लिट प्रिंसिपल क्लॉज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो हमने क्या चीज पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनता है? प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिलाकर बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसकी हेडिंग क्या बोल रही है? स्प्लिट प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको स्प्लिट कर देना है। मतलब या तो हमारे सेंटेंस में क्या आता था पहले, या तो पहले प्रिंसिपल क्लॉज है फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, या फिर पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज है फिर प्रिंसिपल क्लॉज है। ऐसे ही हमने पढ़ा अभी तक। अब हमें जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है इन द सेंस कि पहले प्रिंसिपल क्लॉज का कुछ पार्ट, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज का कुछ पार्ट, देन प्रिंसिपल क्लॉज का कुछ पार्ट, तो उसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। इज इट क्लियर? और प्रिंसिपल क्लॉज को जब स्प्लिट करेंगे तो कॉमन सी बात है उसके अंदर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज तो आएगा ही आएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर देखना है, मैं कंपाउंड क्लॉज के अंदर नहीं कर सकती, कंपाउंड क्लॉज के अंदर दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर होगा ये, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं वो सारी चीज जो चमकती है सोना नहीं होती है, ठीक है, वो सारी चीज जो चमकती है सोना नहीं होती है। अगर मैं बोलूं वो सारी चीज सोना नहीं होती है तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है। जो चमकती है ऐसे ही बोल सकती हूँ, वो जो
वो सारी चीज सोना नहीं होती है जो चमकती है, ठीक है, वो सारी चीज सोना नहीं होती है, प्रिंसिपल क्लॉज, जो चमकती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब मैंने क्या करा है, प्रिंसिपल क्लॉज को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बिठा दिया बीच में। वो सारी चीज जो चमकती है सोना नहीं होती है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूं, अगर मैं एक दूसरा सेंटेंस बोलूं, राम हु इज अ डॉक्टर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। Ram, who is a doctor, is very experienced. इसमें से बताओ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज। हमने बीच में एक चीज पढ़ी थी, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर इफ से कोई सेंटेंस शुरू होता है दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर हमने पढ़ा था कि हु से, विच से, वन से पढ़ी थी बीच में, अभी ये लाइन अभी पढ़ी थी, रूल्स के अंदर ही पढ़ी थी। उसमें जो सेंटेंस शुरू होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ा था। रूल बताऊं कौन सा है? रूल नंबर 13, सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विद हु, विच एंड दैट। सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट विद हु, विच एंड दैट। तो हु से स्टार्ट हो रहा है, हु इज अ डॉक्टर, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। राम प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है, इज वेरी एक्सपीरियंस प्रिंसिपल क्लॉज। समझ में आ गया? अगर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, राम इज वेरी एक्सपीरियंस्ड हु इज अ डॉक्टर, ठीक है, ठीक है, ओके डन। ये समझ में आ गया स्प्लिटिंग ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को किस तरह से स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि आपके पास सेंटेंस के अंदर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, इस तरह के सेंटेंस आ जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज को बताओ कौन सा है। जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन आया था ना, इफ आई हैड 2 हाउसेस, ठीक है, और हु आई वुड हैव गिवन 1 to you। तो इसके अंदर जैसे आपके पास ये, तो आपके पास वैसे सेंटेंस दे दिया, आपको एक सिंपल सेंटेंस ऐसे दे दिया या फिर वैसा वाला सेंटेंस दे दिया, उसमें बताओ प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। उसको तो पता चल जाएगा जो इफ से स्टार्ट हो रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंस आ गए जिसके अंदर हु आ जाए, दैट आ जाए, विच आ जाए, और इसके अलावा ये भी नहीं आता, सपोज ये वाले वर्ड्स भी नहीं आते, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए व्हाट विच इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड विच इज द प्रिंसिपल क्लॉज। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आप नोट डालो एक, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एरोडायनामिक्स, एरोनॉटिक्स, मैकेनिक्स, अकाउस्टिक्स और मैथमेटिक्स। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, रिपीट करूं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने सारे एस में लिखवाया तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ वर्ब्स कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। और जैसे मैथमेटिक्स को देखो, मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होती है, कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के साथ कैसे कौन सी वर्ब आएगी, मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, या मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन, क्योंकि इज आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर कैलकुलेशंस आ जाए तो आ जाएगा, क्या आएगा, आर, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पे आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया है, डन। अब एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। The number of boys dash
80 द नंबर ऑफ बॉयज। पहले एक बार रूल सारे रिवाइज कर ले फटाफट ताकि एक्सरसाइज करने में इजी रहे। देखो रूल नंबर 1 के अंदर क्या बोला हुआ है कि ये हमने फर्स्ट में आपको बताया था। रूल नंबर 1 के अंदर क्या बोला हुआ है, अगर किसी चीज कोई बंदा सिंगुलर पर्सन किसके साथ विद किसी के साथ जाता है तो उसके साथ नाउन कौन सा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। एक पर्सन जा रहा है किसी के साथ, चाहे इसमें विद आ जाए, एडिशन, अलोंग, टुगेदर, ये बताया था मैंने आपको, तो उसके अंदर वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। रूल नंबर 2 के अंदर अगर कोई सिंगुलर पर्सन किसी के बिना जा रहा है तो भी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब एक सब्जेक्ट जो है दो डिफरेंट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एंड का यूज करते हैं हम बीच में, राम एंड श्याम, तो दो आइडेंटिटीज, एक सब्जेक्ट के अंदर दो आइडेंटिटी शो हो रही है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आती है, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग टू द पिकनिक, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब दो नाउन कंबाइन होते हैं एंड के साथ बट वो मिलकर कौन सी यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। कि हम मतलब दो यूनिट की तो बात कर रहे हैं बट वो कंबाइन होकर एंड से एक सिंगुलर यूनिट बनाते हैं। एक एंड होता है कि दोनों को अलग अलग कर रहा है, दो डिफरेंट आइडेंटिटी बता रहा है, जो हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था। और एक एंड हो गया जो दोनों यूनिट को एक यूनिट बना रहा है, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड और बटर दोनों साथ में खाऊंगी, ब्रेड अलग नहीं खा सकती, बटर अलग नहीं खा सकती, तो ब्रेड एंड बटर इज, तो दोनों को मिलाकर कौन सी यूनिट बना रहा है, एक यूनिट बना रहा है। ठीक है, फिर रूल नंबर 5 कि ईदर आ जाए, और आ जाए, नीदर, नॉर आ जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसके साथ जो फर्स्ट सब जो आपकी जो वर्ब से डिपेंड करती है, जो आपकी जो वर्ब होगी सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो डिपेंड करती है आपका जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके ऊपर। ठीक है, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स के ऊपर आपकी वर्ब आएगी, दैट इज आर। ठीक है, या वर सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आपका ईदर द स्टूडेंट्स और द टीचर, तो टीचर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, दैट इज और वॉज। ठीक है, इज इट क्लियर। सेकेंड वाले के अंदर ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वाला रहेगा। फिर वन ऑफ, ईदर ऑफ की एक मतलब इतने सारों में से एक स्टूडेंट, या ईदर ऑफ, नो वन ऑफ, इसके साथ चाहे प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर, क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, तो हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एनी ऑफ और एवरी वन ऑफ, तो इसके साथ चाहे नाउन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। ठीक है, फिर रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर हम एवरीवन सबकी बात करते हैं, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, इन सब की बात करते हैं, नाउन कैसे, वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। फिर आता है ईच और एवरी के साथ, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। फिर अ नंबर, अ लार्ज नंबर, अ ग्रेट नंबर, इसके साथ अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल। अगर अ आए, ए, अ, तो ए के साथ नाउन भी प्लूरल रहेगा और वर्ब भी प्लूरल रहेगी। लेकिन अगर इसके अंदर एक्सेप्शनल केस के अंदर द आ जाए, द नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, और इसके साथ नाउन कैसी हो, प्लूरल हो, तो भी वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। ठीक है, नाउन अगर प्लूरल है तो वो, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब रहेगी सिंगुलर, अगर इसमें आ जाए द, अगर अ रहेगा तो प्लूरल रहेगा। रूल नंबर 10, मैनी के साथ, अ गुड मैनी के साथ या ग्रेट मैनी के साथ अगर प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, और अगर मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आती है तो वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है, और अगर डिपेंड करता है अगर सब्जेक्ट में वर्ड्स कैसे हैं, मैनी है प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी, मैनी है सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ठीक है, फिर रूल नंबर 11, बुक्स का नाम हो, कंट्री का नाम हो, डिसीज का, गेम्स का नाम हो तो वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। रूल नंबर 12, देयर के साथ चाहे कुछ भी हो, देयर के साथ हेल्पिंग वर्ब डिसाइड कौन करता है, उसके बाद वाला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी उसके अंदर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी। रूल नंबर 13 कि प्रिंसिपल क्लॉज का जो नाउन या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो
वर्ब है वो डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। इज इट क्लियर? रूल नंबर 14, मोर देन वन आ जाए तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर मोर देन 2, 3, 4, 5 आ जाए तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब रहेगी। इसी का हमने एक पार्ट पढ़ा था, अगर मोर के बाद नाउन आ जाए फिर भले ही देन वन आ जाए तो उसके बाद वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। फिर देन वन आए, टू आए, कुछ भी आए, वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। फ्रैक्शन वाला हो गया था, नाउन के ऊपर डिपेंड करता है, नाउन सिंगुलर रहेगी तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल। फिर रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल के अंदर अगर दो आर्टिकल आ रहे एक सेंटेंस के अंदर तो वो दो डिफरेंट आइडेंटिटी को शो कर रहा है तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल। अगर दो डिफरेंट आइडेंटिटी शो हो रही है और अगर एक ही आइडेंटिटी शो हो रही है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सिंगुलर वर्ब बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर कैसे आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर कैसे आ रहा है। प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी रहेगी? सिंगुलर। इस वाले के अंदर बताया था रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल के अंदर, जैसे क्राउड ऑफ, अ बंच ऑफ, अ क्लस्टर ऑफ। रूल नंबर 15 है, अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो जीरेंट या फिर इन्फिनेटिव है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस या फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। फिर नेक्स्ट है, जब दो नाउन किसी प्रेपोजिशन के थ्रू कंबाइन किए जाते तो वर्ब कैसी रहती है? सिंगुलर। और जो नाउन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर होंगे और वर्ब भी सिंगुलर होगी अगर वो नाउन प्रेपोजिशन के थ्रू कनेक्टेड होगी। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर और आ जाए तो फिर जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब सिलेक्ट होगी। अगर आपका सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो ना वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। सिंगुलर है तो कैसी रहेगी? सिंगुलर। इज इट क्लियर? अब चले आगे। द नंबर ऑफ बॉयज डैश 80 इज और आर, नहीं एक्सरसाइज करा रही हूँ, बस बताओ मेरे को। द नंबर ऑफ बॉयज डैश 80 इज और आर? इज, क्योंकि द नंबर ऑफ बॉयज एक्सेप्शनल केस था कि द नंबर के बाद आपके पास अगर नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है तो वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर। अ नंबर ऑफ गर्ल्स इज और आर इंक्रीजिंग? आर, क्योंकि अ के साथ तो सेम रहेगा। द पोइट एंड स्कॉलर हैज और हैव कम? हैज, क्योंकि एक ही आर्टिकल यूज है। द पोइट एंड स्कॉलर तो एक ही आइडेंटिटी आ रही है। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी ना, अगर द स्कॉलर्स एंड द पोइट आता तो हैव आ जाता। द पोइट एंड द स्कॉलर सेम हो गया, हैव आ गया। सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज और आर गोइंग? इज। सीता अपनी बहन के साथ जा रही है। हमने सेकंड वाले रूल के अंदर क्या, फर्स्ट वाले रूल में क्या पढ़ा था? सिंगुलर पर्सन किसी के साथ जा रहा है, विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एज वेल एज आ जाए, उसमें लिखवा रखे ना वर्ड्स, तो वर्ब कैसी रहेगी? सिस्टर्स ही है। सीता अपनी बहनों के साथ जा रही है, पर सीता तो सिंगुलर है, वो सीता तो अकेली ही जा रही है ना अपनी तरफ से। हाँ, सीता की बात हो रही, सीता तो अकेली जा रही है ना। अगर होता सीता एंड हिज सिस्टर्स तो प्लूरल आता, सीता और उसकी बहनें, लेकिन सीता अपनी बहनों के साथ जा रही है, अपनी बहनों के साथ सीता तो अकेली ही जा रही है ना। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स डैश अरेस्टेड? वॉज और वर? द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वॉज और वर अरेस्टेड? द थीफ एंड नॉट हिज सन्स, मतलब थीफ अपने बच्चों के बिना, थीफ, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स। रूल नंबर 2 में हमने एक्सेप्शनल पढ़ा था कि कोई पर्सन जा रहा है किसी के बिना, एंड नॉट भी तो उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, सिंगुलर वर्ब आएगी, लिखा हुआ है उसके अंदर एंड नॉट। रूल नंबर 2 कि कोई पर्सन किसी के बिना जा रहा है। एक तो है कि कोई पर्सन किसी के साथ जा रहा है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और कोई पर्सन किसी के बिना जा रहा है तो भी सिंगुलर वर्ब आएगी। मतलब थीफ जो है वो अकेला जा रहा है, अपने बच्चों के साथ नहीं जा रहा है। थीफ अकेला ही अरेस्ट हुआ है, उसके बच्चे अरेस्ट नहीं हुए हैं। इज इट क्लियर? either the teacher or the students is or are making a noise?
ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, तो इज और आर स्टूडेंट्स के ऊपर होगा। वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज हैज और हैव कम, हैज, वन ऑफ द टॉलेस्ट मतलब इतने सारे लड़कों में से फिर एक लड़का टॉलेस्ट वाला वो आया है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज हु डैश कम टू मी, who have come to me, have plural, he is one of the tallest boys, मतलब ये जो है tallest boys में से इकलौता है जो मेरे पास आया है, ठीक है। तो have, it is I who is am are going to market, am, I के साथ क्या आता है am, क्योंकि I क्या है इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। Nothing but adventures is or are liked by me, nothing क्या है सब्जेक्ट है, जहां पे nothing आएगा nothing के साथ भी क्या आता है सिंगुलर वर्ब आती है। रूल पढ़ा है ना, 2/3 of the sites, 2/3 of the sites is or are ugly, are sites हो गए यहाँ पे, ठीक है। The cost of production of consumer goods in all the countries is or are increasing, कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही, कॉस्ट नहीं बढ़ रही। मैंने एग्जाम्पल बताया था ना, द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की कॉस्ट बढ़ रही, द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स इज सेम, ठीक है, या इज इंक्रीजिंग, तो कॉस्ट तो एक ही है ना। अगर आप एक प्रोडक्ट एक कंट्री के अंदर 100 रुपए का दे रहे हो, अगर आप वही प्रोडक्ट 100 कंट्री के अंदर दे रहे हो, तो कॉस्ट तो उसकी एक ही है ना, चाहे वो एक कंट्री में 14 100 कंट्री में, तो कॉस्ट तो एक ही है ना। तो कॉस्ट होता है यहाँ पे, कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट हैज और हैव एवर बीन रिटन, हैव, क्योंकि हैज, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द की वर्ब तो सिंगुलर आ गई, इज तो आ गई, अब जो नेक्स्ट वर्ब आएगी वो बुक्स के ऊपर आएगी ना, बेस्ट बुक्स के ऊपर। हमने एक एग्जांपल इसका ऊपर भी पढ़ा था, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, तो ही इज वन ऑफ की तो सिंगुलर वर्ब आ गई, उसके बाद टॉलेस्ट बॉयज की वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी ना, एक सिंगुलर वर्ब तो आ गई ना, वन ऑफ द के साथ हमने देखा था सिंगुलर वर्ब आती है, तो उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब तो आ चुकी है, अब जो दूसरी वाली वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, अगर उसका जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है। इज इट क्लियर? नीदर ऑफ द सिस्टर्स वॉज वर सिलेक्टेड, नीदर ऑफ द सिस्टर्स वॉज वर सिलेक्टेड, प्लूरल भी, और नीदर के साथ अगर सिंगल वो है वॉज आएगा सिस्टर्स के अकॉर्डिंगली, नीदर के साथ हमने क्या पढ़ा था, सिंगुलर वर्ब हो या सिंगल प्रोनाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आती है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है, यही पढ़ा था ना हमने। बताऊं दोबारा रूल्स, रूल नंबर 7, रूल नंबर 6, नीदर ऑफ, रूल नंबर 6 में देखो नीदर ऑफ लिखा है, नीदर ऑफ के साथ चाहे प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर। तो अब लिख लो, तभी मैंने रिपीट कराए हैं सारे रूल्स। डन। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर टेक और टेक्स अ वॉक एवरी मॉर्निंग, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर टेक या टेक्स अ वॉक एवरी मॉर्निंग, टेक्स, क्योंकि द सेक्रेटरी एंड क्या था, ट्रेजर, तो दोनों एक ही है, ठीक है, दो आर्टिकल होते तो प्लूरल हो जाता। समझ में आया? मैनी अ पैसेंजर, पैसेंजर आएगा या पैसेंजर्स आएगा वो बताओ पहले तो। डैश वॉज और वर किल्ड, मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब प्रोनाउन आता है और नाउन और प्रोनाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। रूल नंबर 10,
एक्सेप्शनल केस, मैनी के साथ अगर ए और एन एम में से कोई भी एक चीज आ जाती है, लिखवाया ना रूल नंबर 10 के अंदर एक्सेप्शनल में, मैनी के साथ अगर ए और एम में से कुछ भी आता है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब आती है। तो मैनी अ पैसेंजर्स बोला है इसमें, मैनी अ, तो पैसेंजर्स और पैसेंजर दोनों में से क्या आएगा, पैसेंजर, सिंगुलर नाउन हो गई तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। इज इट क्लियर? ये छोटी छोटी चीजें जो देखनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? टफ तो नहीं लग रहा? ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, वॉज और वर? ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन अ प्राइज, ईच और एवरी के साथ चाहे सिंगुलर प्रोनाउन हो, सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन हो, वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर। रूल नंबर 8 देखो, ईच और एवरी के अंदर नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर ही रहती है। मैंने 2 एग्जांपल्स दिए थे, ईच एवरी अ बॉय, ईच एवरी बॉयज, ईच एवरी गर्ल्स, दोनों बताया था। ईच ऑफ द बॉयज मैंने लिखवाया था, ईच ऑफ द बॉयज प्लस सिंगुलर वर्ब लिखवाया था। ये ईच ऑफ द बॉयज मतलब बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। लिखवाया है ये, तो वही तो बोला है, तुमने नहीं लिखा तो इसलिए नहीं लिखा ना, ये लिखवाया मैंने एक एक चीज, जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज के अंदर है ना, सब कुछ नोट्स के अंदर है। और हाँ, कल वाली अभी तक तो नहीं हुई थी, हुई है अभी, मैंने चेक नहीं करा है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड, वॉज और वर? वॉज। मैंगोज की चाहे 100 मैंगो हो चाहे 50 मैंगोज हो, क्वालिटी क्या रहती है, सेम ही रहती है, क्वालिटी तो एक है। जैसे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर्स अभी बताया था ये एग्जांपल, चाहे कंप्यूटर्स 100 हो 200 हो, कॉस्ट क्या रहेगी, एक रहेगी। मैंगो 100 हो 200, क्वालिटी क्या रहेगी, एक। अगर मैं एक दर्जन आम एक पेटी आम लेकर आ रही हूँ, एक पेटी के अंदर 100 आम है, तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज सेम है। अगर मैं 10 पेटी लेकर आ रही हूं तो द क्वालिटीज ऑफ द मैंगो मैं बोलूंगी, द क्वालिटीज ऑफ द मैंगो, क्वालिटीज, क्योंकि 10 पेटी है तो 10 पेटी के अंदर अलग अलग क्वालिटी मिलेगी। 10 पेटी अगर मैं 10 क्वालिटी की लेकर आऊंगी तो अलग अलग क्वालिटी मिलेगी ना, तो वो आएगा। यहां पे अगर क्वालिटीज आता तो प्लूरल आता, अगर कॉस्ट वहां पे कॉस्ट आता एस वाला तो वो प्लूरल हो जाता। समझ में आया? None but the children dash admitted, was or were? Was. No one, none का मतलब क्या होता है, no one, कोई भी नहीं, तो सिंगुलर आया। समझ में आया? Slow and steady dash the race, win or wins? Wins। मैंने क्या बताया था, कोटेशन, स्लोगन, और क्या कोई कोटेशन है, कोई स्लोगन है या फिर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है तो उसके ऊपर वर्ब्स चेंज नहीं होती, जो जैसी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैंने 2 कोटेशन लिखवाई भी थी आपको, शायद लिखवाई थी। कौन सी? टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नथिंग, वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड्स 2 चीज है, वेट फॉर नन, क्योंकि जो कोटेशन है वो तो यही है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, चौसर ने ये दी थी। समझ में आया? मोर देन 40 बॉयज डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग, वॉज और वर? वर, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था, मोर के बाद अगर देन आता है, मोर के बाद नाउन आता है, ठीक है, या मोर देन के बाद 1 से ज्यादा आती है, मोर देन 40 आ गया ना, हमने मोर देन 1 पढ़ा था, मोर देन 1 के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर मोर देन के बाद अगर 1 2 से लेकर कितना भी नंबर हो, इसमें मोर देन 40 आ गया तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब रहेगी। और हमने पढ़ा था कि मोर के बाद अगर नाउन है, उसके बाद अगर देन 1 भी लिखा है ना, तो भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यही पढ़ा था अभी हमने रूल, ठीक है। द टीचर एज वेल एज द बॉयज डैश प्रेजेंट, वॉज और वर?
द टीचर एज वेल एज द बॉयज डैश प्रेजेंट वॉज और वर. वॉज द टीचर, टीचर के साथ बॉयज भी तो साथ में है, अकम्पैनिड हो रहे हैं. एज वेल एज वाला एग्जाम्पल अभी बताया था, सीता एज वेल एज हिज सिस्टर्स, बताया था रूल नंबर 1. हाँ, कैसे करोगे? मैं इतनी एक्सरसाइज किसी क्लास में नहीं कराती हूँ जितनी क्लास एक्सरसाइज करा रही हूँ. सारी ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज में डिक्टेट करा रही हूँ. द प्रिंसिपल अकम्पैनिड बाय ऑल द टीचर्स हैव अराइव्स. अब हैव अराइव्स की जगह क्या आएगा? हैज अराइव्ड, अराइव्ड, हैज बीन अराइव्ड, नो इम्प्रूवमेंट. हैज बीन तो है ही नहीं, हैव बीन अराइव्ड या हैज अराइव्ड. हैज अराइव्ड क्योंकि द टीचर अकम्पैनिड बाय द प्रिंसिपल अकम्पैनिड बाय ऑल द टीचर्स, मतलब प्रिंसिपल जो है सारी टीचर्स के साथ आया है. तो प्रिंसिपल कौन है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज आएगा. हैज अराइव्ड, अकम्पैनिड आया, सेकेंड फॉर्म आ गई, तो मतलब पास्ट में चल रहा है, पास्ट में अराइव्ड आएगा या तो पूरा, लेकिन हमें सिंगुलर भी दिखाना है कि सिंगुलर है, तो हैज अराइव्ड आएगा. इज इट क्लियर? समझ में आया? नीदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर्स वॉज प्रेजेंट देयर, तो वॉज की जगह क्या आएगा? वर. ब्रदर्स आ गया क्योंकि नॉर के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना हमारी वो. द अकाउस्टिक्स ऑफ द न्यू हॉल डैश एक्सीलेंट, इज, आर, वॉज या हैज बीन? द अकाउस्टिक्स ऑफ द न्यू हॉल डैश एक्सीलेंट, इज, हैज बीन, आर या वॉज? अभी मैंने क्या लिखवाया है? फिजिक्स इकोनॉमिक्स वाले एग्जाम्पल लिखवाया, उसमें अकाउस्टिक्स है, एस लग रहा है पीछे, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब. तो प्लूरल सब्जेक्ट है अकाउस्टिक्स, तो वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल. और कहीं भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं हो रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा, क्योंकि हैज बीन में भी सेकंड फॉर्म चाहिए होती, थर्ड फॉर्म चाहिए होती वर्ब की. कहीं भी लिखी है? नहीं लिखी है. वॉज के लिए आईएनजी लग रहा है? नहीं लग रहा है. ना ही कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो बच्चा क्या? आर. और वॉज फिर भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि वॉज किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए. और हैज भी किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए. इज भी किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए. तो बचा क्या? सम ऑफ द लगेज डैश नॉट येट अराइव्ड, हैज, हैव, इज और आर? हैज. सम ऑफ द लगेज, कुछ लगेज नहीं आया. द ज्यूरी मेंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ 7 women and 5 men, ये women और men प्लूरल वाला है, ठीक है. डैश डिस्चार्ज आफ्टर फेलिंग टू रीच द वर्डिक्ट, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर? हैव क्यों आएगा? बट उसको द ज्यूरी मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ 7 women and 5 men डैश डिस्चार्ज्ड आफ्टर फेलिंग टू रीच द वर्डिक्ट. हैड, हैव, वॉज, वर. परफेक्ट की बात कर रहे हैं हम. हैड परफेक्ट में ही तो आता है. परफेक्ट का टाइमिंग दे रखा है कहीं? हैव प्रेजेंट में कोई चीज़ दे रखी है? हैव कब आता है? हैव बीन आता है कोई पास्ट से चलती, मतलब प्रेजेंट मतलब अभी चली है और तो कुछ देर पहले चली और चलती आ रही है. और हैड का मतलब क्या है कि टाइम शो कर रहा है परफेक्ट का. वॉज सिंगुलर है इसलिए नहीं आएगा, तो बचा क्या? वर. ऐसे करा करो सेंटेंस. द गर्ल ऑन हर फ्रेंड्स और हर फ्रेंड्स डैश डेली इन द इवनिंग, डांस, डांसेस, डांस्ड, डांसिंग.
डांस। द गर्ल और हर फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया था, अगर और आ जाए तो सेकंड वाला जो नियर वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डांस आएगा। डांसेस तो सिंगुलर के साथ आता है। डांसिंग किस लिए नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई और वर्ब नहीं दे रखी है, और डांस सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। हाँ आज वाली कर दूंगी मैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक डालो, नाउन। क्लियर हो गया ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? मतलब इसके अंदर आपको रूल्स ध्यान रहेंगे तो आप इजीली कर लोगे, रूल्स ध्यान नहीं है तो फिर बैठे रहना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप तुक्के के भरोसे नहीं जा सकते हो, नेगेटिव मार्किंग भी है हर जगह अब तो। और अब जैसे जैसे एग्जाम्स लीक होते जा रहे हैं उस अकॉर्डिंग तो लेवल ये लोग और हार्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, नाउन, एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन। जिस किसी का कोई नाम है उसे नाउन कहते हैं, और जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नाउन। ठीक है, अब काइंड ऑफ नाउन लिख लो, जो जो पता है आपको कौन कौन से नाउन होते हैं। एनीथिंग दैट हैज अ नेम, नेमिंग वर्ड्स नाउन, ये लिख लो, एनीथिंग दैट हैज अ नेम और नेमिंग वर्ड्स इज अ नाउन। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ नाउन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप के नाउन्स होते हैं हमारे पास। प्रॉपर नाउन में जैसे राम, सीता, दिल्ली। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो एक एक दो दो आगे सबके, ताकि आपको जब पढ़ो तो कंसेप्ट याद रहे। देखो नोट्स ना मैं जो लिखवा रही हूँ वो तो आप लिखो ही लिखो, चाहे मैं 10 एग्जाम्पल बोल रही हूँ तो आप एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल लिखो, ताकि आपको आगे जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे रिवीजन के टाइम पे तो याद रहे चीज़ों को। ठीक है, और जो आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ इस लैंग्वेज में लिख के और अच्छे से समझ में आ जाएगी तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखो। ठीक है, क्योंकि मेरे को जो अपने अकॉर्डिंग सही लगता है मैं आपको वो लिखवा रही हूँ, और हर एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को समझने का डिफरेंट होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन राम, सीता, दिल्ली। कॉमन नाउन में सिटी, स्कूल, गर्ल, बॉय, जिसमें कुछ भी पर्टिकुलरली प्रॉपर नहीं दे रखा होता। मटीरियल नाउन जैसे डस्ट, वाटर, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, मटीरियल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हमारी फीलिंग्स आ जाती है, एंगर, सैड, ऑनेस्टी, गुडनेस, ये सब कुछ आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन के अंदर जैसे हमने क्लस्टर ऑफ पढ़ा था, बुके पढ़ा था, ग्रुप पढ़ा था, गैलेक्सी पढ़ा था, याद है हमने रूल्स में भी पढ़े थे। ज्यूरी, टीम, बैंड, ये सब कुछ हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, मतलब लोगों का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। डन, ये हो गया नाउन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो वर्ड नाउन है या नहीं है, तो नो द नाउन बाय सफिक्स। सफिक्स मतलब जो किसी वर्ड के पीछे लग जाए उसे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्या क्या वर्ड्स हैं जो किसी वर्ड के पीछे लगकर उसको नाउन बना देते हैं। डाल दो नो द नाउन बाय सफिक्स, ये हेडिंग डाल लो। मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से वर्ड के पीछे अगर आपको ये वाली चीजें मिले तो वो नाउन बन जाएगा, वो वर्ड नाउन होता है। जैसे ITY, पहले लिखते जाओ फिर एग्जाम्पल दूंगी सारे। ITY, TY, मतलब अगर किसी वर्ड के पीछे ITY लग जाए, जैसे डिग्निटी, DIGNITY, ITY लग गया तो डिग्निटी क्या हो गया, एक नाउन। ठीक है, TY एग्जाम्पल में एक साथ लिखवाऊंगी आपको, TY NESS AGE
शिप SHIP, CY, DOM, जैसे फ्रीडम, फ्री एक वर्ड हो गया, उसके पीछे डॉम, DOM लगा दो, फ्रीडम नाउन बन गया। ANCE, ENCE, MENT, HOOD, hood, ITION, SION, ICE, ICE, RY, OR, EE, AL, TUTE, EN, EST, TUDE, TH, ISM। ठीक है, जिन वर्ड्स के पीछे आपको ये सब कुछ, ये सारे वर्ड्स दिख जाए, कोई सा भी एक वर्ड दिख जाए, तो वो वर्ड क्या है, नाउन है। जैसे फर्टिनिटी, आइडेंटिटी, इसमें ITY आ रहा है। पर्सनालिटी, एक एक दो दो वर्ड लिख लो सबके आगे, मैं बहुत सारे बोलूंगी, एक एक दो दो लिख लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। फर्टिनिटी हो गया, आइडेंटिटी, पर्सनालिटी, ओबेसिटी, पिटी, TY के लिए पिटी, डिग्निटी, ब्यूटी, TY, वारंटी, ड्यूटी, ठीक है। NESS के लिए काइंडनेस, सैडनेस, सिकनेस, ठीक है। फिर हुड वाले के लिए HOOD, उसके लिए ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, सिस्टरहुड, HOOD लिखवाया है ना, हुड, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, सिस्टरहुड, ठीक है। MENT वाले का लिखवाया अचीवमेंट, एंटरटेनमेंट, अपॉइंटमेंट। TION वाले के लिए इंस्पेक्शन, रिलेशन, वेंटिलेशन, सेक्शन, टेलीविजन, टेलीविजन आपका SION में भी आ जाएगा, SION में टेलीविजन, कंक्लूजन, ठीक है। फिर ER वाले में आ जाएगा ड्राइवर, प्लेयर, डांसर, स्पीकर, ठीक है। शिप वाले में आ जाएगा रिलेशनशिप, CY वाले के अंदर आ जाएगा डेमोक्रेसी, एक्यूरेसी, ल्यूनेंसी। डोम वाले में आ जाएगा फ्रीडम, रैंडम, किंगडम, विजडम। समझ में आ रहा है। ANCE वाले के अंदर आ जाएगा एडवांस, फाइनेंस, डोमिनेंस, ठीक है। एज वाले के अंदर आ जाएगा बेवरेजेस, बेवरेज, कोल्ड ड्रिंक्स में आते हैं ना बेवरेज, AGE। ENC वाले के अंदर आ जाएगा ENCE, अक्रेंस, रेफरेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फ्रेंस। आइस वाले के अंदर आ जाएगा एडवाइस, स्पाइस। समझ में आ रहा है। RY के अंदर आ जाएगा ग्लोरी, क्वेरी, डोवरी, कटलरी। EE वाले के अंदर आ जाएगा कमिटी, कॉफी, रुपी, ट्रस्टी। OR वाले में आ जाएगा ऑथर, ट्रेडर, ट्यूटर, डोनर, डॉलर। AL वाले के अंदर आ जाएगा अप्रूवल। TUTE वाले के अंदर आ जाएगा इंस्टीट्यूट, सब्सटीट्यूट। एप्टीट्यूड,
TUDE वाले के अंदर है ये, एप्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, TUDE लास्ट थर्ड, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। TH वाले के अंदर हेल्थ, वेल्थ, फेथ, बोथ, ट्रुथ, स्ट्रेंथ, यूथ, विद, ठीक है। ISM वाले के अंदर क्रिटिसिज्म, प्रोफेशनलिज्म, EST वाले में बेस्ट, ठीक है। और कोई रह गया? EM, EN, एंट्रेंस क्या आता है? ANCE आता है ना एंट्रेंस में। EN वाले का वर्ड बताओ, लास्ट में EN आता है। हैपन, EN आता है लास्ट में। N नहीं है, M है, M नहीं है, N है, N, हैपन। क्लियर? समझ में आ गए कौन कौन से वर्ड्स नाउन में आएंगे? फिर नेक्स्ट लिखो इसके अंदर टॉपिक जेंडर। ये हो गया नाउन की पहचान आप लोग कैसे कर सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। मस्कुलिन जेंडर होता है मेल, जैसे मैन, बॉय, ही, दे, हिज। तीन तरह के जेंडर होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमेनाइन और न्यूट्रल जेंडर। फेमेनाइन में गर्ल्स, विमेन, ही, हर, दे, ठीक है। और न्यूट्रल के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, जैसे इट, दे, ठीक है। तीन तरह के जेंडर हो गए। एक्सेप्शंस, अब एक्सेप्शन केस लिखो इसके अंदर। जैसे एनिमल है, एनिमल का हमें सेक्स नहीं पता, एनिमल मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए हम इट यूज करते हैं। हम सारे एनिमल्स को आइडेंटिफाई थोड़ी ना करते फिरते कि मेल है या फीमेल है, तो इट। बेबी, बेबी के लिए हम इट यूज करते हैं, हमें उसका ये नहीं पता बेबी क्या। अगर हम किसी न्यू बॉर्न बेबी को देखते हैं, न्यू बेबी को देखते हैं, हमें नहीं पता चलता वो मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं जब तक हमारे लिए वो न्यूटर है, ठीक है। कंट्री, कंट्री का जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो कंट्री हमारी क्या है? जैसे हम भारत माता बोलते हैं तो कंट्री क्या है? शी। कंट्री क्या है? शी। शिप, शी। अब देखो, अब एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इंडिया लॉस्ट मैनी ऑफ डैश ब्रेवेस्ट सोल्जर्स इन कारगिल वॉर। India lost many of dash bravest soldiers in Kargil war. अब ऑप्शन इज इट्स, हर, हिज, देयर। क्या आएगा? इट्स, हर, हिज और देयर। अभी मैंने क्या बताया? कंट्री के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। कंट्री को हम अपनी मदर मानते हैं ना, तो शी के लिए क्या यूज करते हैं? दूसरा, हर, तो हर आएगा, ठीक है। अ शिप स्ट्रक ऑन एन आइसबर्ग विच टॉर अ ह्यूज पार्ट ऑफ डैश डक। डैक, तो क्या आएगा? ये सेम ऑप्शन है। द शिप स्ट्रक एन आइसबर्ग विच टोर अ ह्यूज पार्ट ऑफ डैश डैक। ऑप्शन सेम है, हर, क्योंकि शिप के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी, ठीक है। अब मस्कुलिन में कौन कौन आएगा? अब देखो, सुन लो बस, मस्कुलिन में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनना। जैसे बॉय, सन, नेफ्यू, फादर, अंकल, विडोवर, विडोवर मतलब जिसकी वाइफ नहीं है अब, ठीक है। ग्रूम, बैचलर, एयर स्टेवर्ड, लॉर्ड, भगवान भी, गॉड भी हम मेल में ही कंसिडर करते हैं। वेटर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे उसको वेटर ही बोलते हैं, ठीक है। वेट्रेस भी बोलते हैं, बट हम उसको एज अ कंसिडर क्या करते हैं? मेल ही कंसिडर करते हैं। वेटर हम मेल ही सजेस्ट करते हैं। कंडक्टर, सेल्समैन ही बोलेंगे,
जैसे अब जब तक हम उसका जेंडर नहीं पता सेल्समैन ही बोलते हैं ना, सेल्समैन वो सेल्समैन है तो मेल के अंदर है, सेल्स वुमेन है तो फेमिनाइन के अंदर है। हीरो, डॉग, कॉक, ड्रेक, जेंडर ये हंस होता है, इसका मेल वर्जन होता है। हॉर्स, लायन, टाइगर, बुल, हायर मतलब वारिस, हमारा जो आगे का हायरर है। किंग, प्रिंस, मैनेजर ये सारे मेल्स में आ जाएंगे। फीमेल्स के अंदर गर्ल, डॉटर, नाइसी, मदर, आंट, विडो, ब्राइड, बैचलरेट। बैचलरेट को कहते हैं स्पिंस्टर भी कहते हैं, स्पिंस्टर होता है जिसकी शादी अनमैरिड है। बैचलरेट हो गया कि अभी तक वो बैचलर है, उसकी शादी नहीं हुई। स्पिंस्टर वो होते हैं जो 30+ हो गई है पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, उसे कहते हैं स्पिंस्टर। ठीक है, ये बैचलरेट के अंदर ही आती है, बट स्पिंस्टर उनके लिए होते हैं जो 30+ हैं पर उनकी शादी अभी नहीं हुई है, क्योंकि जो आइडल एज है वो 30 से पहले पहले हो जाती है। ठीक है, शादी। एयर स्टेडवर्डनेस या फिर एयर हॉस्टेस। जैसे एयर स्टेडवर्ड है जो जो मेल होते हैं, एयर हॉस्टेस में जो मेल होते हैं। ठीक है, और एयर स्टेडवर्डेस एयर हॉस्टेस। लेडी, गॉडेस जैसे लक्ष्मी मैया हम बोलते हैं। वेट्रेस मेल का फीमेल वर्जन हो गया वेट्रेस। कंडक्ट्रेस जो आजकल देखा होगा बस के अंदर कंडक्टर भी और कंडक्ट्रेस भी है, फीमेल भी है। सेल्स वीमेन, हीरोइन, बिच डॉग की फीमेल वर्जन बिच होता है। कॉक का हैन होता है। ड्रेक का डक होता है। जेंडर का गूस होता है, गूज हंस के जो फीमेल वर्जन होता है उसे कहते हैं गूज। मेयर हॉर्स का, लाइनेस, टाइग्रेस, काउ, हायरेस। अगर लड़की है आगे की बारिश जो है लड़की है तो वो हायरेस हो जाएगा। क्वीन, प्रिंसेस, मैनेजरेस, मैनेजर फीमेल है तो मैनेजरेस। ठीक है, डन। अब नाउन का प्लूरल फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाउ टू मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। Noun ending in Y. Noun ending in Y following a vowel make their plurals by adding S to the singular. Nouns ending in Y following a vowel make their plural by adding S to the singular. इसका मतलब है कि जो वर्ड जो है, जो नाउन जो है जिसका एंड वाई से हो रहा है बट उस वाई से पहले एक वोवल साउंड आ रहा है, तो उनके बाद उसको अगर उस नाउन को अगर प्लूरल बनाना है तो वाई के बाद क्या लगा देंगे, सीधा एस। जैसे बॉयज, BOYS, तो BOY के पीछे एस क्यों लगाया, क्योंकि वाई से पहले क्या है, वोवल है। वोवल क्या है, ओ। गाय, GUY, गाय, तो इसका प्लूरल गाइज। टॉयज, टॉय का टॉयज, वाई से पहले क्या है, वोवल है। डेज, डे का डेज बनता है, वाई से पहले क्या है, वोवल है। समझ में आया। वैलीज, वाई से पहले क्या है, ई है, ई क्या है, वोवल है, तो उसके बाद क्या लगेगा, एस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, नाउन एंडिंग इन वाई फॉलोइंग अ कॉन्सोनेंट, noun ending in Y following a consonant make their plural by removing Y and adding IES. Noun ending in Y following a consonant make their plural by removing Y and adding IES. अगर कोई नाउन जो है वो वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको वाई को हटाकर IES लगाते हैं। जैसे फ्लाई, FLY, तो फ्लाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है एल, तो उस वाई को हटा के हम IES लगाएंगे, फ्लाइज। कंट्री है तो कंट्रीज बन जाएगा, स्टोरी है तो स्टोरीज बन जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नाउन एंडिंग इन नाउन एंडिंग इन CH, X, SS, O, SH,
मेक देयर प्लूरल बाय एडिंग es टू द सिंगुलर। ये चीज हमने पहले ही पढ़ी है कि जिन वर्ड्स के पीछे ch, s, डबल s, o, sh आता है तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, es लगाते हैं, बाकी सबके पीछे क्या लगाते हैं, s। ये जब हमने टेंस पढ़े थे तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पढ़ा था ना, किसके पीछे s आता है, किसके पीछे es आता है। तो सेम अगर ये वर्ड्स, कोई भी नाउन इन सारे वर्ड से एंड होता है तो इनके पीछे क्या आता है, es। जैसे बॉक्स तो बॉक्सेस, बेंच ch आ रहा है तो बेंचेस, ब्रश sh आ रहा है तो ब्रशेस, ग्लास डबल s आ रहा है तो ग्लासेस। इज इट क्लियर? आज इतना ही करते हैं, कल हम एक्सेप्शनल केसेस ही पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ। ये 3 टॉपिक, मतलब ये नाउन वाला तो कल पढ़कर आना इतना, और फिर इसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी नाउन भी आप जितना सोच रहे हो उतना छोटा नहीं है, बहुत वास्ट है नाउन भी। इसके अंदर वास्ट तो नहीं है, जो आप लोग पढ़कर आए हो वही चीज है, बट पहले आपको सिर्फ पढ़ा दिया जाता था ऊपर ऊपर से, अब आपको अंदर से डीपली पढ़ाया जा रहा है उसका। क्लियर?